हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनाज के बारे में। ठीक है, अनाजों में भी मेनली गेहूं और चावल को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस पॉइंट से निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, प्रत्येक तृणधान्य की संरचना में कितने भाग होते हैं। ठीक है, तृणधान्य मतलब अनाज। प्रत्येक अनाज की संरचना में कितने भाग होते हैं, यानी सभी अनाजों में उसकी संरचना लगभग एक जैसी होती है और उसके भाग भी एक समान होते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या फिर कुछ और भी हो। ठीक है, तो प्रत्येक तृणधान्य यानी सीरियल्स जो होते हैं, प्रत्येक सीरियल की संरचना में कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, भूसी का आवरण और भ्रूणपोष और भ्रूण। ठीक है, ये 3 भाग सभी अनाजों में एक समान होते हैं। ऐसा नहीं कि गेहूं में अलग है, चावल में अलग, नहीं, सभी जो है सभी अनाजों में 3 भाग होते हैं। भूसी का आवरण होता है, भ्रूणपोष होता है और भ्रूण होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए तो कि जब गेहूं का जब वो पौधा उगता है, गेहूं की खेती होती है, तो गेहूं पर क्या होता है, पहले उस पर भूसी का आवरण होता है, यानी जो छिलका होता है उसी को ही भूसी का आवरण कहते हैं। ठीक है, तो जब गेहूं साबुत अवस्था में होता है तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, तो उसको कहते हैं जौ। ठीक है, जौ। इसी तरीके से चावल की जब खेती होती है तो हम लोग कहते हैं धान की खेती होती है। इसके बाद क्या होता है कि जब अनाज पक जाते हैं तो वो भूसी का आवरण जो है वो निकाल दिया जाता है और अंदर के भाग को हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भूसी का आवरण, भ्रूणपोष और भ्रूण, ये अनाज के 3 भाग होते हैं और सभी में एक जैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, अनाजों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है, तो जो भूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाजों की जो ऊपरी परत होती है यानी जो छिलका होता है वो किसका बना होता है, तो वो भूसी की बनी होती है। इसको बाह्य आवरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भूसी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सेल्यूलोज। यानी जो भूसी होती है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो सेल्यूलोज की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। एल्यूरोन परत किसे कहते हैं, तो दानों के बाहरी परत के ठीक नीचे की परत को एल्यूरोन कहते हैं। जैसे कि आप ये भूसी हो गया, ये छिलका हो गया, अब इसमें अनाज है। अगर आप भूसी उतारेंगे तो क्या होगा, ये अनाज हमें मिलेगा। ठीक है, अनाज, और इसके बाहरी परत के अंदर एक परत होता है, उसे ही एल्यूरोन की परत जो है वह कहते हैं। यानी दानों के बाहरी परत के ठीक नीचे की परत को एल्यूरोन परत कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे आप इसको देखिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए बना है, ये एक अनाज का दाना बना है और ये देखिए भूसी का आवरण है और भूसी के आवरण के नीचे देखिए ये एल्यूरोन की जो परत होती है, भूसी के आवरण के ठीक नीचे होती है एल्यूरोन की परत। और इसी एल्यूरोन की परत के नीचे क्या होता है, जो दाने यानी अनाज के जो दाने का जो भाग होता है, पोषक मूल्य जो हुआ इसी में स्थित रहते हैं। तो देखिए भ्रूणपोष में अनाज जो पौधे हैं, अनाज अपना भोजन कहाँ पर जो है वह संग्रहित करते हैं, तो अनाज अपना भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनाज अपना भोजन कहाँ संग्रहित करते हैं, तो भ्रूणपोष में संग्रहित करते हैं। और किस रूप में अपनी ऊर्जा को ये संग्रहित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में ये अपनी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करते हैं। कहाँ पर, भ्रूणपोष में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए मैंने ये पिक दिखाया है आपको ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्कूल्टम है और ये जनन कोशिका का भ्रूण है। ठीक है, स्कूल्टम द्वारा ही जो है पौधे की जनन कोशिका में जो है वह क्या, भोजन का आदान प्रदान यानी ऊर्जा का आदान प्रदान स्कूल्टम द्वारा होता है। ठीक है, स्कूल्टम द्वारा जनन कोशिका के भ्रूण पे भोजन का आदान प्रदान जो है वह होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दाने का मुख्य भाग क्या है। अभी मैंने दिखाया कि भ्रूणपोष कितना बड़ा उसका पार्ट होता है, भ्रूणपोष। दाने का मुख्य भाग होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में ही पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दाने के मुख्य भाग में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, यानी मुख्य भाग भ्रूणपोष है, इसमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो कार्बोज। ठीक है, दाने के मुख्य भाग में कार्बोज यानी भ्रूणपोष में कार्बोज उपस्थित होता है। ठीक है, कार्बोज भी किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में। ध्यान दीजिए, पौधे अपना भोजन यानी अपनी ऊर्जा को, कार्बोज को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो अनाजों से हमें मेनली क्या मिलता है, ज़्यादातर स्टार्च मिलता है।
ठीक है। तो कार्बोज के रूप में, स्टार्च के रूप में अपनी ऊर्जा को ये संग्रहित करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोज से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा हमें, 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। आगे देखते हैं गेहूं के प्रकार। ध्यान दीजिए, नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से गेहूं के कौन से प्रकार हैं। ठीक है, बाकी 3 अलग दिए रहेंगे और एक गेहूं का दिया रहेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पिस्सी, शरबती, 3077, 141, सोनालिका, सोना कल्याण, मालवी, मैक्सिकम और चंदौसी, ये सारे क्या है? ये सब गेहूं के प्रकार है। नाम आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं, प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर गेहूं को कितने भागों में बांटा गया? यानी गेहूं के अंदर के प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर गेहूं के 2 भाग में बांटा गया, एक विट्रियस गेहूं और मियाली गेहूं। विट्रियस गेहूं क्या होता है कि विट्रियस गेहूं जो है थोड़ा सा कड़ा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, मेनली इसका यूज़ बेकरी के लिए किया जाता है। और मियाली गेहूं जिसका उपयोग हम लोग रोटी, चपाती, बाकी खाने की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेकरी के लिए कौन सा गेहूँ? तो विट्रियस गेहूँ। आगे देखते हैं, बेकरी के पदार्थ बनाने के लिए कौन सा गेहूँ उपयुक्त होता है? अभी मैंने बताया विट्रियस गेहूँ, यह कठोर गेहूँ होता है। आटा, मैदा, दलिया, यानी जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन सा गेहूँ होता है? तो मियाली, जिसे कि नरम गेहूँ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा बताइए। गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन प्राप्त होता है? तो 9 से 12% तक प्रोटीन प्राप्त होता है। बहुत ही उच्च क्वालिटी के गेहूं में 14% तक भी चला जाता है, बट एवरेज कितना है? 9 से 12% तक। गेहूं का प्रोटीन कैसा होता है? तो गेहूं में अपूर्ण प्रोटीन, यानी कि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल गेहूं के प्रोटीन में नहीं पाए जाते। गेहूं में कार्बोज किस रूप में उपस्थित रहता है? तो गेहूं में कार्बोज, अभी मैंने बताया, स्टार्च के रूप में अनाज अपने ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गेहूं में थायमिन और निकोटेनिक अम्ल, ठीक है, निकोटेनिक अम्ल जो है वह पाया जाता है। निकोटेनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो विटामिन B3 या फिर नियासिन। बात समझ रहे हैं? निकोटेनिक अम्ल विटामिन B3 या फिर नियासिन को कहते हैं। तो गेहूं में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो फास्फोरस, कैल्शियम और लौह लवण गेहूं में पाया जाता है। आगे देखते हैं, आटे के चोकर को क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्यों? क्योंकि आटे के चोकर के साथ ध्यान दीजिए, आयरन, थायमिन और फास्फोरस, यानी जो इम्पॉर्टेंट खनिज लवण होते हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए गेहूं के चोकर को नहीं फेंका जाना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन करता है। चावल में प्रोटीन की मात्रा बताइए। तो चावल में प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में नहीं मिलता, फिर भी 6 से 7% तक प्रोटीन चावल में मिलता है। चावल में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेलिन प्रोटीन चावल में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया है, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं में क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मुख्य रूप से? तो ग्लूटेलिन। ग्लूटीन गेहूं में और ग्लूटेलिन चावल का मुख्य प्रोटीन है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। चावल के प्रोटीन में किस अमीनो अम्ल का अभाव रहता है? तो लाइसिन और थ्रियोनिकी अमीनो अम्ल का अभाव जो है वह चावल के प्रोटीन में रहता है। नेक्स्ट है हमारा, चावल में कितने प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमाइलोज किसमें पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है। यह क्या है? यह एक तरीके का प्रोटीन है, सॉरी स्टार्च है। ठीक है, चावल में कितने प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट हमारा, नए चावल में किस स्टार्च की मात्रा अधिक और किस स्टार्च की मात्रा कम होती है? तो जो नया चावल होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसमें अब पानी सोखने की क्षमता क्या होती है? वो कम होती है, इसलिए जब भी आप उसको बनाते हैं तो वह एकदम लेई जैसा गीला बनता है। ठीक है, तो किस कारण? तो एमाइलोज अधिक होता है और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? कम होता है। तो एमाइलोज की अधिकता के कारण ही चावल में पानी सोखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है और चावल लेई जैसा बनता है और एक दूसरे से चिपक जाता है। इसीलिए नया चावल क्या होता है? नया चावल में एमाइलोज की मात्रा अधिक और एमाइलोपेक्टिन की मात्रा कम होती है। आगे देखते हैं, किसकी अधिकता के कारण नया चावल कम फूलता है और जल्दी पकता है? तो अभी मैंने बताया, एमाइलोज की अधिकता के कारण नया चावल जो है वह कम फूलता है और लेकिन जल्दी पक जाता है। ठीक है, और पानी भी कम सोखता है। आगे देखते हैं,
संग्रह करने पर या पुराने चावल में किस स्टार्च की मात्रा अधिक और किस स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है। तो यानी जो पुराना चावल होता है यानी संग्रह करने पर एमाइलोज की मात्रा, चावल में एमाइलोज स्टार्च की मात्रा कम और एमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन की अधिकता के कारण जो पुराने चावल होते हैं वह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपकते नहीं है और सेहत के लिए पुराने चावल ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं जिनमें एमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं किस वजह से जब पुराने चावल पकते हैं तब दाने चिपकते नहीं, अभी मैंने बताया। तो एमाइलोपेक्टिन की अधिकता के कारण जो है वह पुराने चावल एक दूसरे से चिपकते नहीं है और इनके पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। पुराने चावल नए चावल की अपेक्षा अच्छे तथा सुपाच्य होते हैं। सत्य या गलत, सत्य या फिर असत्य। तो पुराने चावल नए चावल की अपेक्षा अच्छे और सुपाच्य यानी जल्दी पचते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं खनिज लवणों की दृष्टि से चावल क्या है, निकृष्ट या फिर उत्कृष्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि चावल में जो है वह खनिज लवणों की मात्रा जो है वह नहीं के बराबर पाई जाती है। कौन सा विटामिन चावल में भरपूर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन B1 और निकोटेनिक अम्ल। विटामिन B1 और निकोटेनिक अम्ल जो है वह चावल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मक्के के बारे में, ठीक है। गेहूं और चावल से जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वह मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। अब आगे देखेंगे मक्के के बारे में। ताजे मक्के में कितना प्रतिशत प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ताजे मक्के में 5.5% जो है वह प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट हमारा सूखे मक्के एवं मक्के के आटे में कितना प्रोटीन मिलता है, तो कितना, देखिए पोषक तो प्रोटीन कितना बढ़ जाता है, तो 11% तक बढ़ जाता है। ताजे मक्के में क्या होता है, तो दूध निकलता है ना, तो दूध की मात्रा की अधिकता के कारण जो है वह प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, जिससे कितना प्रोटीन मिलता है, तो 5.5%। जबकि जब मक्का सूख जाता है उसमें सारे जितने भी जो गीले पदार्थ होते हैं वो सूख जाते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। प्रोटीन क्या, कार्बोज जितने भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है वह सूखे मक्के में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो सूखे मक्के में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, या फिर मक्के के आटे में, तो 11%। ध्यान दीजिएगा, 11% प्रोटीन जो है वह हमें मक्के के आटे से मिलता है। मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो मक्के के प्रोटीन को प्रोलामीन कहते हैं। प्रोलामीन किसका मुख्य प्रोटीन है, तो मक्के का मुख्य प्रोटीन प्रोलामीन है। मक्के में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो ल्यूसीन। मक्के में ल्यूसीन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन मक्के में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो विटामिन ए और थाइमिन। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए और थाइमिन ही मक्के में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सभी अनाजों की अपेक्षा विटामिन ए सर्वाधिक किसमें मिलता है, यानी जितने भी अनाज हैं, चाहे जो भी चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, जितने भी अनाज है उन सब में सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें मिलता है, तो वह मक्के में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण मक्के का रंग पीला होता है, तो कैरोटीनाइड्स वर्णक की उपस्थिति के कारण ही मक्के का रंग जो है वह पीला होता है। तो कैरोटीनाइड्स मैंने पहले भी बताया आपको कि जो कैरोटीन होता है, विटामिन ए, कैरोटीन हमारे बॉडी में जाकर किस रूप में बदल जाता है, तो विटामिन ए के रूप में बदल जाता है। इसीलिए विटामिन ए का जो मक्का जो है विटामिन ए में पर्याप्त मात्रा में मक्के में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। किसके कारण, तो कैरोटीनाइड्स की उपस्थिति के कारण, कैरोटीनाइड्स वर्ण की उपस्थिति के कारण मक्के का रंग पीला है, इसलिए यह विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। तो फ्रेंड्स, खत्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की जो PDF है वहाँ पर मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी अच्छे से देख लीजिएगा। और नोट्स के PDF भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने में मदद करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।